कमाल है भी, तुम लोगों में तो बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं है। दस्तक देखो तो देखो, कमाल जमाल। हाँ यार, हाँ भाई, हम उन लोगों में से नहीं है जो खवातीन के कहने पर आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा देते हैं। देखो जमाल, ये जो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना यार, ये किसी और वक्त के लिए रख लो, ये सीरियस बात हो रही है। गॉट इट? तो भाई सीरियस बात के लिए यार, सच बात तो ये मुझे डर आता है। तुम तो जानते ही मैं प्रोफेसर मुराद तक कितना अदब करता हूँ। आज मैंने पहली बार उन्हें गुस्से में देखा है। मेरा ख्याल है तहजीब तुम पहले दस्तक दो, हम सब लोग तुम्हारे पीछे आते हैं। ये ठीक है, सर इसका ख्याल भी बहुत रखते हैं। ना बाबा, मैं एक बार कोशिश करके देख चुकी हूँ, अब तुम में से कोई ट्राई करे। तुम कह रही थी किताबें बोरी में बंद कर रहे थे। हाँ, मैंने बात करने की कोशिश की तो कुछ बोले ही नहीं, बस घूरते ही रह गए। लाल सुर्ख आंखें हो रही थी उनकी, ऐसे लगता था जैसे भी फट पड़ेंगी। फिर क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कान लपेट के निकल आई। सवाल तो ये है कि आखिर अब क्या किया जाए। मेरे ख्याल में डॉक्टर मुशर्रफ साहब से बात करते हैं। You know, that's not a bad idea. वैसे तुम इसे अच्छा आइडिया भी कर सकते थे। तुम दोनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। ओके भी, लेट्स मीट डॉक्टर मुशर्रफ। देखिए डॉक्टर साहब, आजकल के जमाने में एडेप्टेबिलिटी के बगैर गुजारा ही नहीं है। भाई दुनिया बदल रही है, वैल्यूज बदल रही हैं। सदियों से एस्टेब्लिश थ्योरियों और नजरियों को लोग उठा उठा के वेस्ट बास्केट में फेंक रहे हैं। जनाब है कि जमीन जुम्बत ने जुम्बत गुल मोहम्मद। और क्या, अब आपकी खातिर जमाना तो रुकने से रहा। क्यों डॉक्टर साहब? असल में ये अपने अपने नुक्ते नज़र की बात है। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर मुराद अपने उसूलों में कदरे सख्त गिर जरूर हैं, मगर अब ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। 2 बरस बाद वो रिटायर होने वाले हैं। बेहतर होता अगर डॉक्टर मुशर्रफ आप नो नो ऑन माई डेड बॉडी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी और निजाम ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ये सब मेरी जिम्मेदारी। आप मेरे कुलीग्स हैं बजा, लेकिन आप लोग वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। यू नो, दैट इज पार्ट ऑफ माय जॉब। वैसे भी सर, अब अगर हर आदमी अपना अपना मेथड ऑफ एजुकेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो इट विल क्रिएट ए मैस। खिचड़ी पक जाएगी। मैं समझता हूं प्रोफेसर मुराद को अपोलोजाइज करना चाहिए। क्यों सर? नो, आई हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट हिम। ठीक है, वो अगर ठीक तरह से एज इंस्ट्रक्टेड अपना काम करते हैं तो ओके, बट इफ ही थिंक्स कि मैं उन्हें मनाने जाऊंगा या उसे रोकने की कोशिश करूंगा तो आई एम सॉरी। मुझे उनकी उम्र का लिहाज है, अदरवाइज डिपार्टमेंट को उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। प्रोफेसर मुराद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट को बिल्ड करने, इसे आगे बढ़ाने में। 20 बरस काम किया उन्होंने यहाँ। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि बहुत हो चुकी है। नाउ ही मस्ट टेक रेस्ट। उन्होंने तो टीचिंग को मजाक बना रखा है। शाम के 5-5 बजे तक स्टूडेंट्स को लिए बैठे रहते, खामखा दूसरों के लिए मसले पैदा करते। भाई मेरे, जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करो। डॉक्टर शाफी, हाँ, ये जावेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई जरूरत से ज्यादा फर्ज शनासी, आई रियली डोंट लाइक दिस। सिस्टम को बहरहाल कायम रहना चाहिए। अगर कबूल नहीं है तो बेटर क्विट कर जाओ, लेट अदर्स वर्क। हाँ भाई, आओ आओ आ जाओ, बैठो जहाँ जहाँ जगह मिलती है। हाँ, थैंक यू सर। हम लोग बैठने के लिए नहीं आए, हम सब सर दरअसल मुराद साहब के सिलसिले में आए। बोलो सर, हमने सुना है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। यस, यू मीन रेजिग्नेशन। ये तो बड़ी गलत बात है जी। सर, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। आप उन्हें रोकिए ना सर। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर। भाई ये सब बातें तुम मुराद साहब से क्यों नहीं कहते? सर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और अपनी किताबें भी पैक कर रहे हैं सर। देखो भाई, ये ऐसा मामला है कि मैं तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकता। मुराद साहब अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। अब अगर वो समझते हैं कि वो मजीद नहीं पढ़ा सकते हैं तो इट इज हिज डिसीजन। मगर सर, आप उन्हें रोक तो सकते हैं। उन्हीं के नाम से इस डिपार्टमेंट की इज्जत है सर। वो बहुत अच्छे टीचर हैं सर। हाँ भाई देखो, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब अगर वो नहीं रुकते तो मैं क्या करूं? तुम जाके रोक लो। आप भी हमारे साथ चले ना सर। भाई आप लोग समझने की कोशिश करें, डॉक्टर मुशर्रफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सर बात तो आपकी ठीक है, मगर मुराद साहब भी तो। सर आप हमारे साथ चलिए ना। जी सर। आप तो उनके शागिर्द भी रह चुके हैं। भाई देखें, आप लोग जाइए, हैं उनसे बात कीजिए। मैं बहरहाल अपनी सतह पर कोशिश करता रहूंगा। सर वो प्लीज चलो।
सर दरवाजा खोलिए सर प्लीज, दरवाजा खोलिए। प्लीज सर दरवाजा खोलें, आई बेग यू सर प्लीज। सर हमारी बात तो सुने। बस करो यार मुराद, अब तो किताबें भी तंग आ गई तुमसे। अभी लाइब्रेरी बंद होने में 2 घंटे बाकी और जनाब फिल्म शुरू होने में 15 मिनट बाकी, और 10 मिनट से ज्यादा का रास्ता भी है। हा? और आज के दिन है भी आखिरी दिन। यार तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे नोट्स आज हर हाल में मुकम्मल करने हैं। क्यों, कल ये लाइब्रेरी नीलाम हो रही है क्या? असल में इस किताब के साथ शर्त ये है कि इसे आज ही खत्म करना है, बाकी काम कल कर लेना यार। देखो इक़्तिदार, तुम दोनों एक दिन में फिल्म के 4 शो देखना अफोर्ड कर सकते हो, जबकि मैं यार तुम्हारे पैसे हम खर्च कर देंगे, पहले भी करते हैं। बात पैसों की नहीं है यार इमरान, मेरे पास वक्त बहुत कम है और इम्तिहान हाँ, इम्तिहान तो हमारा भी होना है यार, लेकिन हमने इसको तुम्हारी तरह जिंदगी का अजाब नहीं बना रखा। यकीन मानो जितना तुम पढ़ चुके हो ना, तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का है। कहते हो मैं तुम्हें लिख देता हूँ यार, दस कागज करें। बात गोल्ड मेडल की नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल मसला मजमून पे दस्तरस हासिल करने का। तुमने टाइम बी से मैच डालना यार, छोड़ो भी यार। देखो अगर खुद पढ़ूंगा नहीं तो तुम जैसे नालायकों को पढ़ाऊंगा क्या? अच्छा तो जनाब की सुई अभी तक टीचिंग पेट की हुई है? अभी तक से क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा नस्बुल ऐन है। खुदा का नाम लो यार, अगर तुमने फिल्म पे नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन अपना नस्बुल ऐन तो ठीक करो। सीधी तरह सिविल सर्विस में जाओ और ऐश करो। ये मुल्क हमने ऐश करने के लिए बनाया है? नहीं ऐश न सही, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम कि सिविल सर्विस में बुराई क्या है? कोई नहीं। तो फिर यार अपने अपने एटीट्यूड और ज़ौक़ की बात है। देखो ना, इस मुल्क, कौम और माशरे की खिदमत और इसकी तरक्की में शमूलियत हम कहीं रह के भी कर सकते हैं। अब तुम्हारी शख्सियत का फितरी झुकाव अगर सिविल सर्विस की तरफ है तो तुम ज़रूर उसमें जाओ, लेकिन अगर मुझे तदरीस पसंद है तो इसमें क्या हर्ज है? एक छोटा सा हर्ज तो ये है, इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्तकबिल से अगर तुम्हारी मुराद दौलत और वसाइल की फरावानी है तो वो तो शायद वाकई नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तालीम और तदरीस कोई बेवकत या मामूली काम है। भाई मेरे, ये कौम की सप्लाई लाइन है। बहस में तो मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तुम ये बताओ कि उधर सेटलमेंट के दफ्तर में कोई सिफारिश है? क्यों, किसी मतरूका जायदाद पर कब्जा करना है? नहीं यार, वो मेरे अजीज हैं, बहुत कुछ छोड़ के आए, उनके लिए एक दुकान देख रहा था। सिफारिश है? भाई अगर उनका इस्तेहकाक बनता है, तुमसे कहो कि जाके सीधे मुताल्लिक़ अफसर से मिले, उनकी मदद करना उसका फर्ज है। क्यों इक़्तिदार? यार पता नहीं तुम किस दुनिया में रहते हो यार। तुम कागजात ले आना, मैं कल वालिद साहब को बताऊंगा। ठीक। हाँ भाई, तो अब तुमने क्या सोचा बखुदार? किस बारे में जी? यही भाई, अपने मुस्तकबिल के बारे में। यानी अब तुम माशाअल्लाह एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट हो। जी मैंने 2 जगह दरखास्तें दे रखी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाजमत मिल जाएगी। किस नौ की मुलाजमत है? मेरा मतलब है कि ओहदा क्या होगा? जी लेक्चरशिप है जी। तुम माशाअल्लाह इतने ज़हीन पढ़े लिखे हो, कोई ढंग का काम करो। का काम क्या होगा जनाब? ढंग का काम वो होता है बरखुरदार जिसमें इज्जत हो, मर्तबा मकाम हो, ताकत हो हाथ में।
उस्ताद से ज्यादा मर्तबा मकाम किसका होगा जनाब, और इल्म से ज्यादा ताकत किस चीज में है? अरे भाई मियाँ बरखुरदार, अब अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क आजाद है। अंग्रेज जा चुका है, अपनी हुकूमत, अपना राज है। बड़े से बड़ा ओहदा तुम जैसे ज़हीन नौजवानों के लिए मौजूद है। कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, जज बनो, ये लड़कों को पढ़ाने से क्या हासिल हो जाएगा? इत्मीनान और सुकून कल्ब जनाब, इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? ये सब हिमाकत की बातें हैं, बचपना है तुम्हारा। ये जो आइडियलिज्म वगैरह होता है ना, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। किसी अच्छी सी नौकरी में जाओ, इसमें सबका फायदा है। अफसर बनो, अफसर। अफसर बड़ा गलत लफ्ज है जनाब, ये हमारे दौरे गुलामी की यादगार है। अब अगर हमें अपने लिए एक नया मुआशा बनाना है तो हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा, बराबरी की सतह पे, अपने अपने महाज पे। करमदीन, हुक्के का पानी बदलो। आप समझते क्यों नहीं हैं? अब्बू को नहीं पसंद आपका ये पढ़ाना वगैरह। देखिए रेहाना, वो ये समझते हैं कि शायद अब पाकिस्तान में भी वही अंग्रेजी हुकूमत वाला तौर तरीका होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ सबकी इज्जत होगी। देखिए ना, हमें सरकारी मुलाजिमों की भी जरूरत है, और उस्तादों और तालिब इल्मों की भी। मजदूर और काश्तकार भी हमें चाहिए, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी, और हुनरमंद और दस्तकार भी। लेकिन इन सब फूलों से मिलकर ही ये गुलदस्ता बनता है ना। मुझे कुछ पता नहीं है, आप मेरी बात मान लेना। देखिए रेहाना, हर शख्स का एक मतमा नजर होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चलकर वो खुशी महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी का सही हक अदा कर रहा है। आप मेरे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बात कुर्बानी की नहीं है रेहाना, अपनी सलाहियतों के मुनासिब इस्तेमाल किए। अब देखिए ना, मैं समझता हूँ कि तालीम का शोबा मेरी उस्ताद के ऐन मुताबिक है, और मैं आप तकरीरें करते रह जाएंगे और इधर बाजी पलट जाएगी। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपके दोस्त इक़्तिदार साहब का रिश्ता हमारे यहाँ आया है, और अगर आपने फौरन कुछ किया नहीं, तो अपना फैसला नहीं बदला, तो शायद ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। तो क्या आप ये नहीं? मुझे मेरे वालिदैन की इज्जत मुकद्दम है मुराद साहब। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ना, आप तो कहा करती थी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना पकड़ लिया तुम्हें। कैसे हो तुम? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं अपनी भाभी से मिलो। अरे मिलना क्या, तुम तो इनको मुझसे पहले से नहीं जानती है, तो तुम्हारी क्या सेकंड कजन लगती? कैसी हैं आप? शादी मुबारक हो। बिल्कुल नहीं रेहाना, ना इसके सलाम का जवाब देना और ना इसकी मुबारक कबूल करनी है। तुम क्यों नहीं हमारी शादी पे आए? वो दरअसल वो हुआ ये कि ऐन उस दिन जिस दिन की हमारी शादी थी, इन्हें एक ऐसी किताब मिल गई जिसमें एक अजीम तहजीब के अरूज ज़वाल की दास्तान दर्ज थी। तो इन्होंने सोचा भी कि दोस्त की शादी तो दोबारा हो सकती है, लेकिन ये किताब फिर हाथ नहीं आएगी। हैं, कोई ऐसी बात हुई होगी? नहीं, वो दरअसल मैं प्लीज जल्दी कीजिए, देर हो रही है। ओहो, देर हो रही। अच्छा भाई, लेकिन मैं इस तरह टाइम भी की वजह से ये तो पूछ लूं, तुम होते कहाँ हो? हैं? मैं इस वक्त तुम्हें देर हो रही है, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें अपना एड्रेस दिए देता हूँ, तो फिर वहाँ किस दिन बैठ के तफसील से बात करेंगे।
یہ کیا ابھی تک لیکچر آ رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے 1 سال میں آدمی پرنسپل ہو جاتا ہے؟ بھئی ہم تو 6 مہینے کے اندر ایسی ہو گئے. ہاں اور اس میں کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ نہیں؟ نہیں ٹیلی فون کالج میں ہے تو صحیح لیکن دفتر جو ہے وہ کلاس روم سے بہت دور ہے. کلرک بادشاہ بول تو بلاتے نہیں اور اگر کبھی بلا بھی لیں تو وہاں پہنچتے پہنچتے یا فون کٹ جاتا ہے یا بور ہو کے دوسرا سے لوگ رکھ دیتے ہیں. اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اقتدار لیٹس گو. بہت دیر. اوف ظالم سماج. اچھا بھائی ہم چلتے ہیں لیکن تم آؤ نا کبھی ہمیں وزٹ کرو بھائی. ہمارا باورچی بہت اچھی سبزی بناتا ہے تمہاری فیوریٹ ڈش ہے. ہمیں تمہیں ایکسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ. آؤ بھی ریحانہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. کمرے کا مجھے پتہ ہے. تم غالباً نئے آئے ہو جی اسی لیے ایسا کرو ماسٹر کہ میرے لیے ایک گلاس سادے پانی کا لے آؤ. ہاں احتیاطاً اس میں تھوڑی سی چینی لیمو اور برف ملا دینا. دیکھو زیادہ نہیں صرف 1 جگ کافی. ہاں کیا ہو رہا ہے پروفیسر صاحب؟ مجھے یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ 1 ہفتے بعد لیکچر مل گیا, اسی کی تیاری کر رہا ہوں. اف میرے خدا یار تمہیں الجھن نہیں ہوتی اتنی کتابوں سے؟ کتاب انسان کی سب سے عمدہ رفیق ہوتی ہے, اس سے الجھن کیسے؟ تم سناؤ یہ شکل بڑے دنوں کے بعد دکھائی تم نے. کیا پوچھتے ہو یار, وہی ایک چال بےڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تم یہ بتاؤ کہ کوئی سفارش ہے؟ کیسی سفارش؟ وہ تمہاری بھابھی سول اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور کیا ہوا؟ جس وقت میں گھر سے چلا تھا اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوا تھا, البتہ شام کو توقع ہے کہ اچھا مبارک ہو. وہ تو خیر مبارک, لیکن مسئلہ یہ آن پڑا کہ انہوں نے اسے وارڈ میں ڈال دیا اور کہتے ہیں کہ کوئی کمرہ خالی نہیں. یار یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاسپٹلز واقعی بہت اوور کراؤڈڈ ہیں. حکومت کو اس طرف فوری توجہ دینی چاہیے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. کمرے خالی ہیں لیکن دیکھو نا ہسپتال پر مجھے لیکچر نہیں سفارش چاہیے. کوئی ایسا ٹیلی فون جو کھڑکے اور تمہاری بھابھی کے لیے کمرے کا دروازہ کھل جائے. کھٹا. کس سے بات کریں؟ میں نے اقتدار کو فون کیا تھا, وہ تو دورے پہ گیا ہوا. بائی دا وے اس کی بیوی بھی ستمبر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی اب کچھ کر ہی لو. بہت ہو چکی. بے وقت کی شادی بہت تنگ کرتی. عمران میری شادی میں تو اب تاریخی ناولوں کے ہیروز کی طرح یہ مت کہنا کہ میری شادی تلوار سے ہو چکی ہے. میرا مطلب ہے کتاب سے ہو چکی ہے. چکر تو کچھ ایسا ہی ہے. ایسا شکریہ. وہ سر جی وہ کلثوم بی بی اور ان کے ابا جی آئے ہیں جی, آپ کا پوچھ رہے ہیں. کلثوم بی جی اچھا انہیں بٹھاؤ اور کوئی چائے وغیرہ پوچھو. وہ جی چائے کا تو پوچھا تھا جی, کہنے لگے کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ سے ملنا ہے جی. میں آتا ہوں. جی اچھا. یہ کلثوم بی بی کا کیا حدود اربا ہے؟ محلے دار ہیں, مہاجر فیملی, بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگ ہیں یا تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ یار عمران کسی وقت تو سنجیدہ ہو جایا کرو خدا کے لیے. وہ لوگ لٹ پٹ کر آئے ہیں, غیرت مند اور خوددار لوگ ہیں. تھوڑی کھاتے ہیں لیکن کما کے کھاتے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. میں نے تو ایسے بات کی تھی, تم تو لیکچر ہی شروع کر دیتے. اچھا ہے. بات ایک بار شروع ہو جائے قبلہ تو پھر آسانی سے ختم نہیں ہوتی. سچ کو منوانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. بت گرتے نہیں گرائے جاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے عزیز احمد, مگر آپ سے میرے حالات پوشیدہ نہیں ہیں. بیٹا کم عمر ہے, میں معذور ہوں, روزگار کی کوئی مستقل صورت نہیں ہے, اس پر جوان بچی کا ساتھ ہے. میں ایسے بدماش قسم کے لوگوں سے جھگڑا مول لے کر نہیں بیٹا, یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. وہ ابا میاں کو دھمکی دے گئے ہیں کہ نہ ہمارے پیسے دیں گے اور نہ ہی لفافے بکنے دیں گے. یہ تو بہت زیادتی ہے. خیر آپ تشریف لے چلیے, میں کرتا ہوں کچھ بندوبست.
मौला करीम तुम्हें इसकी जजा दे बेटा। आप उन लोगों के मुंह ना लगिएगा, कहीं खुदा ना खास्ता नहीं वो। नहीं, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। वो बेशक हमारे पैसे न दें, मगर हमारा पीछा छोड़ दें, हमें चैन से रहने दें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। चलो बेटे, खुदा हाफिज। खुदा। देखो बहू, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारे वालिद मरहूम से हमारी बहुत दीद लिहाज थी। बेहतर है तुम इस बात में ना हो। आप प्रोफेसर टाइप आदमी है, आपको नहीं पता इस मोहल्ले में क्या हो रहा है? और जी ये लिफाफे वगैरह बनाने का चक्कर तो सिर्फ पर्दा है, ओला कर रखा है उन्होंने। कुछ खुदा का खौफ करें रियाज साहब, आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, ऐसे किसी भी तोहमत नहीं लगाते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक अर्ज गुजार कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। इसीलिए हमने मुद्दे पहलवान को समझाया था कि ये उस लड़की से शादी कर ले। पहलवान मान भी गया था, मगर वो बाबा तो पता नहीं। मगर पहलवान की तो पहले ही 2 बीवियां हैं और फिर इसकी उम्र भी। बीवियों की तो खैर 4 की इजाजत है, बाकी रह गई उम्र की बात। तो मर्द और घोड़े की उम्र नहीं, काठी मजबूत होनी चाहिए। उस लड़की के साथ पहलवान की शादी, मेरा मतलब है कि... ओए ओए, तुम इतनी सैड किस चक्कर में ले रहे हो? क्या चक्कर है तुम्हारा उस लड़की के साथ? देखें आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें? हमारे मोहल्ले में कोई गलत हरकत होगी तो उसका नोटिस हमें लेना पड़ेगा, क्यों जी? हाँ बिल्कुल। देखिए पहलवान साहब, आप इस तरह की बातें करके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप सीधी तरह से उनके पैसे वापस कर दीजिए, आने के लिए उन्हें तंग करना छोड़ दीजिए, वरना मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। ये भी असरत निकाल के देख लो। और देखें जी, साफ बात है, अगर उन्होंने इस मोहल्ले में रहना है तो ठीक तरीके से रहना होगा। और वो ठीक तरीका ये है कि उस मासूम और बेगुनाह लड़की की शादी इस 2 बीवी वाले बुड्ढे के साथ कर दी जाए। मुंह संभाल के बात कर रहे। आपको अगर इतनी हमदर्दी है उनसे तो आप कर लें शादी, आप भी तो जवान हैं। तकरीर करनी बहुत आसान है प्रोफेसर साहब, हकीकत को समझने की कोशिश करो। उस बड़े मियाँ की हालत ऐसी नहीं कि वह आइंदा 10 साल में भी उस लड़की की शादी ठीक ठाक जगह कर सके। और लड़की जवान है, शादी नहीं होगी तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले पे असर पड़ता है ऐसी बातों का। और उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था मुद्दे पहलवान का। वो किस चीज की कमी है मुद्दे पहलवान के घर में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतना ज्यादा लिखते हैं, आपके हाथ नहीं थकते? नहीं, हाथ थकते तो हैं, लेकिन क्या किया जाए, काम तो बहरहाल करना ही होता। बहुत जहमत की इस वक्त आपने ये। आप मुझे आप ना कहा कीजिए। वो क्यों? आपके मुझ पे पहले ही क्या कम एहसान है जो इस तरह आप मुझे कांटों में घसीटते हैं? देखिए, आप मेरी बीवी हैं, शरीके हयात है मेरी, आप पर कैसा एहसान? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप आराम कीजिए, मुझे तो भी बहुत काम करना है। शिकायत मुझे इससे नहीं, आपसे है भाभी। आप इसके कान क्यों नहीं खींचती? अल्लाह तौबा, आप कैसी बातें करते हैं? दरअसल ये चाहता है कि हर घर में वही कुछ हो जो इसके घर में होता है।
चलो भाभी के तुफैल, इस कमरे में बैठने को जगह तो मिली। यकीन करें भाभी, आपके आने से पहले इस कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं होता था। अब तो सुना है यहाँ चाय भी मिल जाती। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत सुना है तुमने। मैं अभी लाती हूँ। ज्यादा तकल्लुफ ना कीजिएगा, मुझे भूख कोई ज्यादा नहीं है। ये बताओ तुम कैसे टपक पड़े आज, फिर कोई सिफारिश ढूंढ रहे हो? हाँ यार, मालूम होता है ये उम्र साली इन्हीं सिफारिशों के आगे पीछे खत्म हो जाएगी। अब क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन सेंटर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन, इनकम टैक्स या पुलिस के किसी अफसर की सिफारिश है। बात क्या है? तुम्हारे भतीजे को स्कूल में दाखिल करवाना है यार। तो इसमें सिफारिश की क्या जरूरत है? उसका नाम दर्ज करा दो, स्कूल में दाखिला हो जाएगा। जिस स्कूल में बेगम साहिबा नूरे चश्म को दाखिल करवाना चाहती है ना, वहाँ बहुत ऊंची सिफारिश चलती है। वहाँ गरीब बच्चा वो समझा जाता है जिसके बाप की मोटर का मॉडल 1 साल से ज्यादा पुराना हो। अच्छा, ऐसी क्या खास खूबी है उस स्कूल में? बच्चे को कुछ आए ना है, लेकिन अंग्रेजी बोलना जरूर सिखा देते हैं। और तुम्हें पता है, अपने मुल्क में जिसे अंग्रेजी आती है उसे सब कुछ आता है। पता नहीं कब जाएगी हमारी ये गुलामाना ज़हनियत। अब खुदा के लिए कोई लेक्चर शुरू ना कर देना, सिफारिश है। जब मैं उस स्कूल के ही खिलाफ हूं तो फिर सिफारिश कैसी? इक़्तिदार का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उससे पूछूं? मर्जी है तुम्हारी। उसके मिलने में बड़ा फर्क आ गया है यार, अफसरी चढ़ गई उसके दिमाग में। उसकी बीवी का दिमाग तो उससे भी ज्यादा खराब है। सलाम का जवाब ऐसे देती जैसे एहसान कर रही हो किसी को। ये लोगों को क्या हो जाता है? अच्छी भली लड़की थी वो। मुझे वो जमाना भी याद है जब तुम और वो। नहीं नहीं इमरान नहीं, अब वो किसी की बीवी है। अजीब आदमी हो यार तुम भी। तो मैं करके देखूं फिर उनसे बात। अबे एक दफा तुम्हें बता दिया ना, शायद तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कोई और बात करो। वो इक़्तिदार, दरअसल मैं ये जो तुम लिटिल टॉइनबी को साथ ले आए ना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हैं? यार कई बार दिल चाहता है इस प्रोटोकॉल के सेटअप में से निकल के आदमी कोई दिल की बात करे, हैं? कोई खुल के हंसे। जाहिर है इस मसनूई सूरत हाल को इंसानी फितरत ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर नहीं सकती। ये पैटीज ट्राई करो, सब्जी की तुम्हें पसंद आएंगी। बाईं तरफ से, बाईं तरफ से। अहमद करो दूरबीन को जाके देखो। देखिए तुमको 12 साल नलकी में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। लेकिन हुआ क्या है इक़्तिदार, इतनी मामूली बात पे क्यों इतना नाराज हो रहे हो? तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी और बात है। मेरे यहाँ VIPs आते हैं, उनके सामने इस तरह की बात हो जाए तो बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे भी अमले को दबा कर रखना चाहिए। ये मिठाई ट्राई करो, बहुत स्पेशल चीज है। यार 2 रोज से टेनिस नहीं खेला, बहुत बोरियत हो रही। क्यों? मौसम तो ठीक ठाक है। नहीं, मौसम की बात नहीं है, पार्टनर्स की है। अब मेरी सोशल पोजीशन इस तरह की कि मैं हर किसी के साथ तो गेम लगाने से रहा। क्लब में तो हर किस्म के लोग आते हैं, दूसरे आदमी का सोशल स्टेटस भी देखना पड़ता है। लेकिन इक़्तिदार क्लब का तो मतलब ही गालिबन ये होता है कि सब मेंबरान एक जैसे हैं, एक तरह की बिरादरी होती है। तुम ये बातें नहीं समझ सकते प्रोफेसर साहब। प्रैक्टिकल में और थियरी में बहुत फर्क है। तुम्हें पता है अगर मैं अपने आप को आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल कर दूं तो क्या होगा? मेरी प्राइवेट लाइफ तबाह हो जाएगी। यहां आपको आसपास चारों तरफ अर्जियां पकड़े साइल नजर आएंगे। तो भाई उनकी शिकायतें रफा करना ही तो तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी जो है वो दफ्तर तक है, और वहां भी मैं अलाउ नहीं करता कि कोई आदमी ऐसे मुंह उठा के दफ्तर के अंदर चला आए। मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उस्ताद। ये तो ठीक है, लेकिन जिसे तकलीफ है वो कहाँ जाए? जूता कहाँ से काटता है? इसका इल्म किसको होता है? पहनने वाले को। तुम अपनी किताबों में मस्त रहो। नूरुद्दीन चाय बनाओ। वैसे भी जो डिस्टेंस मेंटेन करना है बहुत जरूरी होता है। आप एक बार किसी से हंस के बात कर लें तो अगली बार वो आपकी कमर में गुदगुदियां कर रहा होता है। मैं तो जब भी इंटीरियर में पोस्ट होता हूँ मैं ये करता हूँ कि वहाँ के अहम लोगों की एक फहरिस्त बना लेता हूँ। उनके अलावा मेरा गेट कोई क्रॉस नहीं करता। ये तुमने कोई नई बात नहीं की इक़्तिदार।
तुम से पहले अंग्रेज अफसर भी यही कुछ किया करते थे। अरे बाबा, तो इसीलिए तो उनकी हुकूमत इतना अरसा चली थी। ये तुम्हें हो क्या क्या है इक़्तिदार? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सब क्या है? ये स्टेटस, डिस्टेंस, हुकूमत? भाई ये मुल्क सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं है, सबका है। इस मुल्क की आजादी के लिए उन सब ने हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं जिन्हें तुम अपने दफ्तर के दरवाजे से अंदर नहीं आने देते। बोर ना करो यार, चाय पियो। उनके लिए तुम में और एक गैर मुल्की अफसर में क्या फर्क है? अगर तुम उनकी दाद रसीद नहीं करोगे तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि वो एक आजाद मुल्क के बावकार शहरी हैं? उनके कुछ हुकूक हैं और कोई उनके हुकूक की निगहदाश्त करने वाला है? मेरी एक बात याद रखो इक़्तिदार, ये जो कुछ तुम्हारे पास है ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये कोठी, ये नौकर चाकर, बाग, मोटरें, ये सब उन खिदमात के इवज में हैं जो तुम्हें आवाम के लिए करनी है। प्लीज अपनी सोच का अंदाज बदलो, वरना तारीख कभी माफ नहीं करती। भाई मेरे, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही, चाय पियो। वैसे इक़्तिदार, मुराद बात तो ठीक कर रहा है। क्या ठीक है इसकी बात? क्या अच्छाई है? बातें बातें बातें। आप लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। जिन बातों का मुझे इल्म है उनकी हवा भी आप तक नहीं पहुंचती। जुआ, फरेब, डकैती, मिलावट, क्या कुछ नहीं होता है। और ये कौन करता है? यही आपकी ये अर्जियां लहराते हुए ये अवाम। लेकिन इस करप्शन की जड़ें कहाँ? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। खैर, अब कोई और बात कीजिए, रेहाना आ रही। अरे भाई शायद तुम तो खुराक देखकर तुम्हारी आंखों में खून उतर आता था। क्या हुआ? कुछ खाओ ना। बस यार, तबीयत कुछ भर सी गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हेलो, आप कब आए? बस ये अभी आ रहे हैं। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आदाब। इक़्तिदार, आई डोंट थिंक मैं 8 बजे से पहले आ सकूंगी। तो कोई बात नहीं, वो ड्राइवर तुम्हारे साथ होगा। अच्छा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ जी, वो कोई शायद इंडस्ट्रियल होम की ओपनिंग है। वो लोग शायद कुछ कोई वैरायटी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हाँ, अब ये सब कुछ इक़्तिदार की खातिर करना ही पड़ता है ना। जी वो तो। हाँ जी। आया मुन्ने का फीड का वक्त है, ठीक है? उसके फीडर को स्टेरिलाइज करना ना भूलना, समझी ना? मैं आकर चेक करूंगी, अगर कोई गलती हुई तो तुम्हें पंखे से उल्टा लटका दूंगी। हाँ इक़्तिदार, वो मैंने क्रॉकरी का ऑर्डर दे दिया है। एक तो ये जो आपकी मिसेस कमिश्नर है ना, छोटी छोटी बातों को बहुत नोटिस करती हैं। वो लास्ट टाइम हम लोग हमीद के यहाँ डिनर पे गए हुए थे। वहाँ मैंने जो डायमंड्स का सेट पहना हुआ था, उन्होंने फौरन जता दिया कि यही सेट मैंने उनकी डॉटर की बर्थडे पे पहना हुआ था। जी, ये तो होता ही है। ऐसी चीज़ों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी। आपका मैंने जूस फ्रिज में रखवा दिया है, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक इट। बाय। बैठो ना यार। कभी कभी मैं सोचा करता था इमरान कि मैंने रेहाना को खोकर बड़ी गलती की, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ बिल्कुल सही। हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी मौजूद नहीं। आज की मुलाकात ने उस फांस को मेरे कलेजे से निकाल दिया है जो सोए हुए दर्द की तरह कभी कभी अचानक जाग उठती थी। मगर तुम तो कहा करते थे कि वो झूठ बोला करता था तुमसे, अपने आप से, कुलसूम से। मुझे उससे बिछड़ने का दुख था। हाँ, बहुत दुख था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ दोस्त। तुमने आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। ये समझ में ये नहीं आता कि इक़्तिदार को हो क्या गया है? वो तो बिल्कुल बदल गया है।
ये तब्दीली बड़ी खतरनाक है इमरान। जब कोई आदमी अपने आप को दूसरों से बाला समझने लगता है तो फिर खैर उसके हाथ से निकल जाती है। किसी को उसकी जात से फैज नहीं पहुंचता। खैर से खाली हाथ नेज़े से ज्यादा मूजी होता है। उसका जहर पूरे मुआशरे को दीमक की तरह चाट जाता है। हमें सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। आपका प्रॉब्लम यह है मिस्टर मुराद कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और गलत सोचते हैं। आप आराम से अपना काम करें, लेक्चर दें और घर जाएं। क्या ज़रूरत है ऐसे मजमून लिखने की आपको? ये मेरा सब्जेक्ट है सर। आपका सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आज रूनुमा होने वाले वाक़यात नहीं, कल हिस्ट्री बनना है सर। मैंने तो सिर्फ तारीख से कुछ नताइज अख़ज़ करके उन्हें अपने हाल पे मुंतबिक करने की कोशिश की है ताकि हम अपनी समत दुरुस्त कर लें। आप मेहरबानी करके ज़्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ना बने। मुझे ऊपर से हदायत की गई है कि आइंदा आप पहले से इजाज़त लिए बगैर कोई मजमून शाया नहीं कराएंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। और मैं भी ज़ाती सतह पर आपको मशवरा दूंगा कि बी केयरफुल, वरना आपकी इस चक्कर में नौकरी जा सकती है। इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है सर? एक्सप्लेनेशन की कॉपी है। ये तो ज्यादती है सर। एक उस्ताद होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि आपका फर्ज सिर्फ ये बनता है कि आप अपने हिस्से के क्लासेस में लेक्चर दें और लड़कों के कोर्सेज खत्म कराएं। दैट्स ऑल। सर एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए रिसर्च, अपने मजमून और उससे मुतालिका नॉलेज का होना भी तो जरूरी है। मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं है। मैं उतना ही काम करता हूं जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है, और यही आपके हक में बेहतर है। अब आप जा सकते हैं। ये बेटा आपके लिए और ये आपके लिए। हाँ? इतना बहुत कुछ लाने की क्या जरूरत थी? पहली बार तो लाया हूँ बाजी, और फिर ये सब कुछ आप ही की वजह से तो है। कुछ तो हसरत पूरी करने दे मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो शुक्रिया बोलो बेटा। थैंक यू मामा जान। और बाजी ये आपके लिए और ये भाईजान के लिए। प्योर इंग्लिश शूटिंग है। हाँ। तुम्हारे भाईजान ने तो अब सूट पहनना छोड़ दिया। नहीं, ये तो उन्हें पहनना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? जुबैर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये गरम सूट लाया है आपके लिए और कह रहा है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। हाँ भाईजान। अच्छा, अब जुबैर मियाँ खोख में तो कैसे टाल सकते हैं, लेकिन जुबैर मियाँ ये सब तुम क्या उठा लाए? ये तो मेरी फजूल खर्ची है। ये मेरे दिल की खुशी है भाईजान। यार खुशी के लिए ये सब सामान उठाने की जरूरत तो नहीं होती। यही रकम किसी बेहतर काम पे खर्च हो सकती थी। समझ में नहीं आता कुवैत वगैरह से जो लोग आते हैं वो ये चीजें क्यों उठा लाते हैं। इसलिए भाईजान कि इन चीजों का ख्वाब लेकर वो अपने घरों से निकलते हैं, आग बरसाते हुए सूरज के नीचे अपने घरों से दूर बैरकों के तख्तों पर सोकर और ओवर टाइम लगाकर दिनार और धर्म जमा करते हैं ताकि ये सब चीजें खरीद सके। ये चीजें नहीं है भाईजान, उम्रों की दबी हुई हसरतें हैं। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल ये कोई अच्छी बात है नहीं। अरे भाई कुलसुम बेगम, आपके भाई साहब इतनी मुद्दत के बाद आए हैं, कुछ खाने वाने का इंतजाम भी है या नहीं? हाँ वो जरा बाजार। अरे हाँ तो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए क्या लाना। आप सौदा खुद लाते हैं? इसमें क्या हर्ज है? और फिर इस तनख्वाह में नौकर तो अफोर्ड नहीं हो सकता ना। आप बैठिए। अरे मैं तुम बैठो, अभी तो तुम आए हो और फिर मेरी तो ये रोज का मामूल है। मैं भी आओ, मुझे जरा टोकरी दे। बड़ी वाह, सच्ची बात यह है कुलसुम बेगम कि सब्जी आप वाकई बहुत अच्छी बनाती। जुबैर मियां जी, तो एक बात सुनो। एक मरतबा मुझे कॉलेज के हॉस्टल का इंचार्ज लगा दिया गया। वहां एक अल्लाह का बंदा ऐसा अजीब और गरीब बावर्ची था कि उसकी पकाई हुई सब्जी कभी समझ में नहीं आती थी। वो कोई भी सब्जी पकाता, उसकी शक्ल सूरत रंग रूप जायका एक ही जैसा होता था। वो क्या मिसरा है हजरत अल्लामा का कि तेरी सरकार में पहुंचे
तो सभी एक हुए। मैंने सुना भाईजान कि यहाँ सब्जियां बहुत महंगी हो गई। सस्ती कौन सी चीज है? भाई महंगाई तो वाकई बढ़ती जा रही है, लेकिन असल तशवीश की बात यह है कि जूं जूं चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उनका मयार गिरता जा रहा है। पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। दुकानदारों में वो अगली सी मुरव्वत और रवादारी नहीं रही। गोश्त लेने बाजार जाओ तो भाव आज सिर वाले को तो कोई पूछता ही नहीं। दुकानदार अब गाहक की नहीं, उसके हाथ में पकड़े हुए नोटों की इज्जत करता। मेरा ख्याल था भाईजान के आपकी तनख्वाह खासी बढ़ गई होगी। 12 साल से ज्यादा सर्विस हो गई है आपकी गालबन। हाँ, इंक्रीमेंट तो लगती रही है। खैर छोड़ो। वो जुबैर मियाँ, वो क्या चक्कर था क्लेम वगैरह का? वो तुमने खत में लिखा था ना कि मैं कागजात जमा करवा दूं। तो क्या आपने अभी तक जमा नहीं करवाए? दरअसल बात यह है कि असल में मैं भूल गया। अब तुम्हें देखा है तो याद आया। लेकिन जुबैर मियाँ, ये दफ्तरों वगैरह के चक्कर मुझसे होते नहीं है। भाईजान आप जरा तवज्जो करते तो अब तक ये काम हो चुका होता। आपको काफी लोग जानते हैं, आपके शागिर्द हैं, उनके अजीजो अकारब हैं। आप तो जो चाहे करवा सकते हैं। जुबैर मियाँ, तुम्हें पता है कानून के खिलाफ मैं। भाईजान ये हमारा जायज हक है और बाजी कुलसूम का इसमें बराबर का हिस्सा है। देखो जुबैर मियाँ, तुम शौक से अपना क्लेम दाखिल करो, लेकिन कुलसूम को रहने दो। दरअसल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। नेकी के काम को मुआवजे के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। भाई नेकी तो अपना अजर आप होती है। भाईजान अगर एक जायज चीज खुद ब खुद मिल रही है तो ये आपके बच्चों का हक है। भाई मेरे बच्चों को अल्लाह रोजी दे रहा है, तंगी भी उसी की तरफ से आती है। अब ठीक हो जाएगा सब। छोड़ो, तुम खाना खाओ, इन बातों में लग गए तो अच्छे से खाना खाओ। ओफो, मैंने आपको बताया ना कि दाखिले बंद हो चुके हैं। गुंजाइश होती तो मैं आपको इनकार ही क्यों करता। जी हाँ, मैं आपसे कैसे वादा कर लूं माइग्रेशन के लिए? हाँ ठीक है, आप पता कर लीजिए। खुदा हाफिज। ये दाखिला भी हमारे लिए बहुत अजाब का वक्त होता है। अब दाखिले बंद हो चुके हैं, जगह भी खत्म हो चुकी है। बोर्ड की खुसूसी इजाजत से लेट फीस के साथ एडमिशन का वक्त भी खत्म हो चुका है, लेकिन लोग हैं कि आए चले जा रहे हैं। अब लोग भी क्या करें जी, पढ़ाना जो हुआ बच्चों को। वो जी वो आपके जो प्रोफेसर है अपना मुराद अली साहब, वो अभी आए नहीं। मुराद साहब कॉलेज तो आए हैं। भाई वो मुराद साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी कि क्लास खत्म करके अभी आते हैं। वो जी मुराद साहब जरा अपनी क्लासेस के बारे में कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर है। माशाल्लाह। यस जी सर। जी बस जी आपकी मेहरबानी है। जी हाँ जी, दाखिले तो बंद हो चुके हैं लेकिन आपके लिए नहीं। जी हाँ, नंबरों की कोई बात नहीं। बस सर आप भिजवा दीजिए। जी हाँ, आपका नाम ले ले काफी है। ठीक है सर, कार्ड भिजवा दीजिए। मेहरबानी सर, थैंक यू सर। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आदमी इनकार भी नहीं कर सकता। जी 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 जी। उफ, 11 बज गए। मुझे तो डायरेक्टोरेट में एक मीटिंग अटेंड करना थी। मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है। मलिक साहब से मेरा सलाम कहिए। जी लीजिए, मुराद साहब भी आ गए। मुराद साहब ये हमारे मेहरबान मलिक साहब के दोस्त हैं, आप इन्हें अटेंड कर लीजिए। आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। खुदा हाफिज। खुदा जी
फरमाइए। आप तशरीफ तो रखें। दरअसल मेरे ये दोनों पीरियड लगातार होते हैं। खैर जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आप हमारे इलाके में इम्तिहान के सुपरडेंट होकर आ रहे हैं। आपके इलाके में? कौन सा इलाका है आपका? वजीर कोट जनाब, यहाँ से 20-25 मील है। अच्छा, लेकिन मुझे तो अभी इसकी कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिल जाएगी आपको, 1-2 रोज में जो खाते हैं वो डिस्पैच हो रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला? ये तो बहुत सीक्रेट खबर होती है। देखिए प्रोफेसर साहब, प्यासा कुएं को ढूंढ लिया करता है। हमें आपसे काम था, हमने ढूंढ लिया। आपको मुझसे काम है? मैं समझा नहीं। देखिए प्रोफेसर साहब, बात जो है वो बिल्कुल सीधी और साफ होनी चाहिए। हम दोनों के जो बच्चे हैं वो इस इम्तिहान में बैठ रहे हैं। अब आप फरमाइए कि क्या खिदमत की जाए आपकी। यानी आप, इसका मतलब है आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं जनाब, रिश्वत नहीं, नजराना कहिए। इसके एवज सिर्फ आपको चश्मपोशी से काम लेना है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल नहीं घबराएं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यानी आप खुद वालिदैन होकर अपने बच्चों को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। आपने सोचा है इस तरह उनकी बुनियाद कमजोर रह जाएगी, आगे चलकर वो? आगे का वक्त आएगा तो वो भी सोच लेंगे। फिलहाल तो उन्हें FSC में 700 से ज्यादा नंबर दिलाने हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, पर्चों के पीछे नहीं भागा जाता हमसे। बड़ी बकबक होती है, रकम भी बड़ी खर्च होती है। फर्ज कीजिए इस तरह वो इंजीनियर बन भी जाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि एक नाअहल इंजीनियर इंसानी जानों को, अमलाक को और कौम को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए प्रोफेसर साहब, हम आपसे बहस करने नहीं आए। एक दरखास्त थी, आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात थी। खैर छोड़िए सारे किस्से को। इसे कबूल फरमाइए। जी जी जी, आप हमारे इलाके में आइएगा और भी खिदमत कर देंगे। चलो चौधरी यार, चलो चलो। ठहरिए ठहरिए, उठाइए इसे, उठाइए इस मनहूस चीज को यहाँ से। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पर। बोर्ड वालों ने तुमको 20 रुपए दिहाड़ी देनी है प्रोफेसर साहब, और उसमें आने जाने का खर्चा भी शामिल है। 10 दिन में 200 रुपए कमाओगे, और ये पूरे 500 हैं, गिन के देख लो। जाइए मैं कहता हूं। अरमान से भाई, अरमान से पता चल गया हमको कि तुम ईमानदारी का हैजा है। चाहते थे कि ये जो गांव वालों से अपील की, थानेदार से बात की, बोर्ड को तफसीली रिपोर्ट लिखकर भेजी, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। और होगा भी नहीं। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है मेरे भाई। वो जो फारसी में कहते हैं ना कि पम्मा कुजा कुजा नहम तन हमा दागदार शुद, ये तो कुछ ऐसा ही मामला है। मगर ये कोई बात तो ना हुई ना। यहाँ तो यही होगा, प्ले प्ले नॉट प्ले नॉट प्ले, खुशी प्ले खुशी नॉट प्ले। खेलना है तो खेलो, नहीं तो ना खेलो। इमरान, हर बात को मजाक में न उड़ाया करो, मैं बहुत सीरियस हूँ।
अच्छा सीरियस तुम बाद में हो लेना, पहले ये बताओ कि कोई सिफारिश है? अब क्या है? मकान बनवा रहा हूँ यार, सीमेंट और पानी की सिफारिश तो मैंने ढूंढ ली है और काम भी हो गया। अब बिजली और सुई गैस का कनेक्शन चाहिए, कोई ठीक ठाक सिफारिश। यार कभी तो कोई काम बगैर सिफारिश के भी कर दिया करो, अब ये कोई काम बना। किसी दिन चलो ना मेरे साथ, तुम्हें पता चले। आजकल तो बगैर सिफारिश के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती। कुछ भी हो, मैं मायूस नहीं हूं। जो कौम 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में आजादी, एक नया मुल्क हासिल कर सकती है, उसमें यकीनन कुव्वत और ताकत है। मेरा तारीख का मुताला कहता है कि कौम। तुम तारीख की मदद से कौम की ताकत ढूंढो, मैं सिफारिश तलाश करने जा रहा हूं। ये सुधरने वाली कौम नहीं है। जिस शाख पे एतबार नहीं है उस पे आशाना क्यों मनाते हो? बोलो, अगर ये मुल्क ना रहा तो तुम्हारा घर कहां होगा? कभी ये सोचा है तुमने? वो मैं तो खुदा हाफिज। भाई सच पूछिए प्रोफेसर मुराद, मुझे आपके इस डिपार्टमेंट में आने से दिली मुसर्रत हुई है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता रहा हूं, आप जैसे आदमी को तो होना ही यूनिवर्सिटी में चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका ताउन और रहनुमाई हासिल रही तो इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, अगर आप इजाजत दें तो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बड़े सगीर की तारीख में ये 3 साल 3 संगे मील हैं। इनमें 7 के हिंसे के अलावा और भी बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। आमतौर पर बड़े सगीर में मुसलमानों की हुकूमत के जवाल को 1857 की जंग आजादी से मंसूब किया जाता है, जिसे अंग्रेज गदर यानी म्यूटनी भी कहता है। लेकिन तारीख के तालिब इल्म के लिए यह बात काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि किसी कौम, मुआशरे या तहजीब का जवाल किसी खास दिन, महीने या साल में नहीं होता। यह तो एक मुसलसल अमल है जो बाज़ औक़ात सदियों पर मुहित होता है। 1857 मुसलमान हुकूमत के जवाल का नुक्ता उरूज था। जवाल का भी नुक्ता उरूज होता है। 1707 आलमगीर की वफात के बाद इंतशार का जो अमल शुरू हुआ, उसने मुकम्मल होने में 150 साल का अरसा लिया। इस 1.5 सदी में मुसलमान हुकूमत की अजीम शान इमारत किस तरह उजड़ी, ये अपनी जगह एक दिलखराश दास्तान है। आज हम इसी दास्तान के बारे में बात करेंगे। कौमों की तारीख हमेशा बड़ी शाहराहों पर सफर नहीं करती। कभी पगडंडियां उसमें आकर मिल जाती हैं और कभी वो खुद पगडंडियों में मिल जाती हैं। और बाज़ औक़ात एक गलत काटा हुआ मोड़ बरसों का फेर डाल देता है। वो कैसे सर? भाई अच्छा, मैं तुम्हें मिसाल दे के समझाता हूं। पेरिस शहर की गिरदा गिर्द एक सर्कुलर रोड है जो पूरे शहर के बाहर एक दायरे की शक्ल में सफर करती है। उस रोड पे अगर तुम कहीं रुके बगैर, मुड़े बगैर चलते चले जाओ तो वापस तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसी पॉइंट पर पहुंचोगे जहां से चले थे। और उस रोड से शहर के अंदर जाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों तक हर 5 किलोमीटर के फासले पर एक एग्जिट्स बना दी गई हैं मुख्तलिफ। और अगर तुम अपनी मतलूबा एग्जिट मिस कर जाओ तो फिर तुम्हें पूरा चक्कर काट के वापस उस पॉइंट तक आना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई तहजीब किसी मकाम पर भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर आने के लिए दोबारा उसी मोड़ पे आना पड़ता है। ये तो सर कोई टीवी का प्रोग्राम हो गया कि जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से फिर मुलाजा कीजिए। बकवास बहुत करते हो तुम। आप
फारसी का एक मिसरा है, यक लहजा गाफिल गश्तमो सद साला राहम दूर शुद। सर इसका मतलब आप प्लीज बता दें। भाई इसका मतलब ये है कि मैं एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ था, लेकिन इस एक लम्हे की गफलत ने मुझे रास्ते से 100 साल के लिए दूर कर दिया। सर ये शेर जरा फिर से लिखवा दीजिएगा। यक लहजा गाफिल गश्तमो सद साला राहम दूर शुद। अब्बू कहवा पी लीजिए। रख दो बेटे, रख दो। रख तो मैंने दिया है, वहाँ पी लीजिएगा वरना फिर ठंडा हो जाएगा। पीते हैं भाई, पीते हैं। हमारी बेटी ने हमारे लिए बनाया है, जरूर पीना चाहिए। वाह वाह वाह, इसमें लीमू भी डाला है। भाई ये लीमू बहुत अच्छी चीज होती है, तुम भी पिया करो। नहीं अब्बू, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम स्क्वैशेस, मिल्क शेक्स, चॉकलेट्स पीने वाली नस्ल हो, तुम्हें कहाँ अच्छे लगेंगे हमारे पुराने कन्वेंशनल किस्म के मशरूबात। नहीं अब्बू, ये बात नहीं है, बस मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अब्बू एक बात कहूं? मुझे पता है बेटा, आप यही कहोगे कि मुझे इतना काम नहीं करना चाहिए, मगर मेरा जवाब भी वही है कि बारे दुनिया में रहो, गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। अब्बू मैं मुदस्सिर भाई के बारे में कुछ कहना चाहती थी। मुदस्सिर? हाँ आज जुमेरात है ना, आज तो उसे आना था। भाई हफ्ते में यही तो एक दिन होता है जब हम इकट्ठे खाना खाते हैं। मुदस्सिर भाई अपने कमरे में। कमरे में है? खैरियत तो है, उसकी तबीयत तो ठीक है, वो तो सबसे पहले यहाँ मुझे सलाम करने के लिए आता है। मैं देखता हूँ। अब्बू पहले मेरी बात सुन लीजिए, मुदस्सिर भाई ने अपनी जॉब छोड़ दी है। क्या क्या कहा तुमने? उसने जॉब छोड़ दी है? क्यों? अब्बू वहां उनका दिल ही नहीं लगता, उन्होंने आपको इतनी दफा कहा है। उसे मेरे पास भेजो। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। भाई ये महरीन क्या कह रही है? तुमने जॉब छोड़ दी है? आप ही कहा करते थे अब्बू कि जिस काम में दिल ना लगे उसको नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन तुम अपने शौक से डॉक्टर बने थे, तुम्हारे प्रोफेसर्स की राय तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी है, तुमने जिंदगी के 5 कीमती साल लगाए हैं इसमें, ये सब जाया कर दो ही क्या? जाया तो नहीं करना चाहता अब्बू। फिर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें अब्बू। एक छोटे से कस्बाती हॉस्पिटल में इतनी मामूली तनख्वाह के साथ ऐसी स्टीरियोटाइप जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता। मुदस्सिर बेटा 2-4 बरस की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ शहर में हो जाएगा। और भाई मेरी समझ में तो ये नहीं आता, डॉक्टर का काम तो मरीज देखना है, वो गांव का हो या शहर का, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है अब्बू कि वहां ना दवाइयां हैं, ना ऑपरेशन फैसिलिटीज हैं, ना कोई फ्यूचर है वहां। 2-4 साल में तो मैं वेस्ट हो जाऊंगा वहां। तो फिर क्या चाहते हो तुम? मैं अमेरिका जाऊंगा अब्बू, वहां मुख्तलिफ फील्ड्स में स्पेशलाइज करूंगा और फिर वहां रहकर डॉलर्स कमाऊंगा, हजारों लाखों। ये मुल्क जिसने तुम्हें तालीम, छांव, चांदनी और रोटी दी, इसका कुछ हक नहीं है तुम पर। अब्बू ये चीजें तो हर मुल्क में होती हैं जी, और फिर यहां रहकर मुझे दौलत कमाने के लिए 10-15 लाख का क्लिनिक चाहिए, एक आला तरीन इलाके में कोठी चाहिए जहां 10-15 कारें खड़ी हो सकती हूं।
और फिर सबसे बढ़कर ये अबू के अमेरिका या लंदन की डिग्री चाहिए। इसके बगैर कौन आएगा मेरे पास? और यहां नौकरी करके मैं ये सब चीजें 100 साल में भी नहीं हासिल कर सकता। इसीलिए मैंने ये फैसला किया अबू। मुदस्सिर बेटे, दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। नहीं अबू, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर सकता। मैंने तो यहां यही देखा है कि यहां हर चीज को दौलत में तोला जाता है, और अगर जिस बंदे के पास दौलत है बाकी सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। यानी तुम्हारे नजदीक दयानत, शराफत, अखलाक, किरदार कुछ नहीं है। वो हैं, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद इस बीमारी में मुब्तला है। आप देखें कि अगर जिसके पास ये सब चीजें हों लेकिन दौलत ना हो तो बाजार में निकल कर देखिए, कोई शख्स आपको पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं हैं और सिर्फ दौलत है तो आप देखें कि लोग कैसे झुक झुक कर आपको सलामें करेंगे। अबू पागल हो गए तुम, पागल हो गए तुम। मेरा ख्याल था तुम मेरी जिंदगी के मिशन को आगे बढ़ाओगे, नेकी, सच्चाई और अमल के रास्ते पर चलोगे, मगर तुम तो आपने इस रास्ते पर चलकर क्या हासिल कर लिया अबू? सब कुछ। मैंने जिंदगी में जो चाहा है किया है। ये कोई कम बात है क्या? जिन मुश्किलों से आपने मुझे और महरीन को पढ़ाया अबू, उसका आपको अच्छी तरह से इल्म है। ये पुराना मकान, चंद 100 किताबें और 2 वक्त की रोटी, इसके अलावा क्या है हमारे पास? मुदस्सिर बेटा, असल खुशी जरूरियात को बढ़ाने में नहीं, उन्हें कम करने में है। नहीं वो ये अपने नुक्ता नजर की बात है। मैं अपने प्रोफेशन में तरक्की करना चाहता हूं, और यहां रहकर ना मैं अपने प्रोफेशन में तरक्की कर सकता हूं, ना ही अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूं। और मुझे ये दोनों चीजें चाहिए अबू। मुझे अपनी जिंदगी खुद गुजारने दें। ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी को मुझसे अलग करना चाहते हो तो कर लो। समझ में नहीं आता मुझसे कहां गलती हो गई। बारिश है। कमाल करते हैं आप इतनी देर से आए हैं, मेहमान बेचारे अभी अभी आपका इंतजार करके गए हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? क्या हो गया है आपको? सुबह मैंने बताया नहीं था, महरीन के ससुराल वाले उसकी ईद लेकर आने वाले थे। ओह हाँ, मैं बिल्कुल भूल ही गया। भाई वो दरअसल कल एक मीटिंग होने वाली है निसाब तालीम के बारे में, उसकी तैयारी में कुछ ऐसा उलझा रहा कि वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। ये सब क्या है? ये ईद आई है महरीन की। लेकिन इतनी ज्यादा चीजें? मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। कहने लगे हमारे यहाँ रस्म है, इसमें आपका जोड़ा है, मेरा जोड़ा, महरीन के जोड़े हैं, उसके लिए जूता है, चूड़ियाँ हैं, सवैयाँ हैं, फल, मिठाई और साथ 1000 रुपया भी दे गए। लाहौर वाला ये बड़ी ज्यादती है भाई, जहालत है सरासर। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। साथ ही वो सुना गए हैं कि उन्हें शादी की तारीख भी जल्दी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो देता है वो लेता भी तो है ना। हम कहाँ से इतना कुछ देंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। वही मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि मेरी हैसियत और वसाइल क्या। फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे ये फजूल रस्म कतन पसंद नहीं है।
जमाने के साथ साथ तो चलना पड़ता है ना। एक आपके कहने से दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, रुपए का इंतजाम तो करना पड़ेगा। देखो, शादी खुशी का मौका है जिसे ये लोग अजाब बना देते हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है, इसका तुम्हें पता है। ठीक है, फिर मैं जुबैर से बात करती हूँ। पिछले दिनों मैं स्टेट्स में था, तो वहां मैंने कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज का दौरा किया। उनके यहाँ हर चीज बहुत सिस्टमैटिक है। मैंने वहां देखा कि प्रोफेसर का काम जो है वो लेक्चरबाजी करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना है। मेरा ख्याल है कि हमें भी उनका तरीक़ेकार फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर, लेक्चर्स का ये तरीका तो बिल्कुल आउटडेटेड और फरसूदा हो गया। मैंने ये स्कीम तैयार की है सर, इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से असाइनमेंट्स में तकसीम किया जाए पूरे सिलेबस को, और स्टूडेंट्स को किस तरह मटेरियल और किताबों की निशानदेही कर दी जाए, और एक ऑडियो विजुअल यूनिट का बंदोबस्त भी हमें करना चाहिए सर। और साथ ही एक माइक्रो फिल्म डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके, दुनिया को पता चल सके कि हम क्या चीज है। सही फरमाया आपने। और कोई बात? वो सर, हमारी पे फिक्सेशन का कुछ फैसला नहीं हुआ अभी तक, सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। भाई बात यह है कि फाइनेंस वालों को चंद एतराजात हैं, लेकिन आप घबराइए ना, वो हो जाएगा। नहीं सर, आपकी सरपरस्ती में घबराने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू अस। अच्छा, मुराद साहब, आप कुछ नहीं बोले। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मुराद साहब और मैं मैट्रिक से एमए तक क्लास फेलोज थे। मैं इस इंतजार में था कि मुझसे पूछा जाए तो कुछ कहूं। अब हमने आपसे पूछ लिया। मैंने आप सब हजरात की गुफ्तगू बहुत गौर से सुनी है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमने असल मसले को छुआ तक नहीं। हमने तरीक़ाए तालीम पर बात की है, जबकि तालीम, उसके मकासद और कौमी तकाज़ों के साथ उसकी हम आहंगी की तरफ सिरे से तवज्जो ही नहीं दी। शुरू हो गए सुकरात साहब। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि खिश्त अव्वल चू नाहद मेमार कज ता सुरैया मीरावद दीवार कज। अगर इमारत की इस्लाह मकसूद है तो हमें बुनियाद से काम शुरू करना होगा। इन्हें किसी अजायब घर में होना चाहिए था। आप क्लास 1 के बच्चे को लीजिए, उसकी किताबों को देखिए, कितना जुल्म है। हमने 2 किलो का बैग तो उसकी कमर पर लाद दिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि दरअसल हमने तालीम को आगाज ही से उसके लिए बोझ बना दिया है। उसकी किताबों को देखिए, उसमें कोई हुस्न नहीं है, उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो हम मजीद किताबों का बोझ उस पर लाद देते हैं। गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं रखते। साइंस और कॉमर्स के तलबा पर हमने 400 नंबरों का उर्दू और अंग्रेजी लिटरेचर डाल दिया है। मैं पूछता हूं आखिर क्यों? इसलिए कि उर्दू हमारी कौमी जबान है और अंग्रेजी बैनुल अक़वामी। जी दुरुस्त, आपने जबान कहा ना, मैं भी यही कहता हूं कि उन्हें जबान पढ़ाई है, फंक्शनल लैंग्वेज, जिसमें वो लिखना, पढ़ना और इजहार करना सीखें। इसे उनके रास्ते की दीवार ना बनाए। तो आपका मतलब है कि ये लिटरेचर बेमानी चीज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटरेचर उन्हें पढ़ाइए जिन्हें इससे खुसूसी शगफ है, और लोग भी बेशक पढ़ें, लेकिन आपका स्ट्रेस जबान पर होना चाहिए। जबान के हवाले से उसका जनरल नॉलेज बढ़ाइए, उसके ज़हनी उफ़ुक़ को वसी कीजिए, उसके सिलेबस में, उसके मज़ामीन में आइंदा तालीम के बारे में कुछ शामिल कीजिए।
تو پھر آپ کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاید سارا ایجوکیشن سسٹم ہی بدل دیا جائے؟ جی جی ہاں بالکل. دیکھیے نا، اگر تعلیم علم نہیں دیتی تو پھر وہ بے فائدہ ہے. مغرب کا معاشرہ انفارمیشن کا، معلومات کا معاشرہ ہے. ان سے اگر کچھ لینا ہے تو ان کی اچھی چیزیں لیجئے، ان کی علم سے لگن، فرض شناسی، پابندی وقت اور ڈیڈیکیشن لیجئے. وہاں کا استاد اپنے سبجیکٹ پہ ریسرچ کرتا ہے، نئے نئے سوالات اٹھاتا ہے، نئے نئے مضامین لکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ 20 سالوں سے ہم ہر آنے والی کلاس کو وہی تیار شدہ نوٹس لکھواتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم اپنے سلیبس میں نئی چیزیں نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ انہیں پڑھانے کے لیے ہمیں خود پڑھنا پڑے گا. ہمارے ہاں اول تو کبھی کوئی کچھ لکھتا نہیں ہے، اور اگر کبھی لکھتا ہے بھی تو گائیڈز، ٹیسٹ پیپرز، ہیلپ بکس، جن سے ان کو کچھ پیسے مل سکے. دیکھیے مراد صاحب، ابھی آپ زیادتی کر رہے ہیں. کتابیں ہم لوگ اس لیے لکھتے ہیں کہ طلبہ کو ان سے مدد مل سکے، امتحان میں ان کو آسانی ہو. نہیں، میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی رویے کی بات کر رہا تھا. آپ جو نظام مرضی لے آئیں، جاپان سے، فرانس سے، برطانیہ سے، لیکن ہمارے ہاں چلے گا نہیں. آپ جسم کی بات کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ روح کو دیکھیے. تھینک یو جنرل. پروفیسر صاحب، آپ کل میرے دفتر آئیے گا. تھینک یو. کانگریچولیشنز. مبارک ہو ڈاکٹر مشرف، مجھے بہت خوشی ہوئی. یو ریئلی ڈیزرو دس ہیڈشپ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. چائے؟ آف کورس، وائی ناٹ. بلکہ اس کے ساتھ تو مٹھائی بھی ہونی چاہیے. آپ منگوائیے نا، خوشی تو آپ کو بھی ہوئی ہے. ہم تو انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلوا کے مٹھائی کھلائیں گے. یار ینگ بلڈ کو آنا چاہیے آگے. وہ کدھر ہیں آپ کے اینگری اولڈ مین؟ مراد صاحب، یہ معاف کرنا، یہ صاحب میری سمجھ میں نہیں آئے. پتہ نہیں تم لوگ کیسے گزارا کرتے ہو. میرے خیال میں انہیں اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. ویسے کتنی سروس باقی ہے ان کی؟ ہی از کوائٹ اولڈ ناؤ. ابھی 2 سال رہتے ہیں موصوف کے. دیکھیے ڈاکٹر مشرف، مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے انٹرنل معاملات میں دخل تو نہیں دینا چاہیے، لیکن چونکہ وہ آپ سے ایک ذاتی محبت کا رشتہ بھی ہے، اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ایزرٹ یور سیلف. اب آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، گربا کشتن روز اول. آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر صاحب پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں. آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی جان. آپ کب تک پسپا ہوتے رہیں گے؟ آپ سینئر موسٹ ہیں اور آپ کو یہ پوسٹ ملنی چاہیے تھی. بھائی زبیر میاں، مجھے یہ ایڈمنسٹریشن وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں صرف پڑھا کر خوش ہوتا ہوں. بھائی جان، اس سے آپ کی تنخواہ، پینشن، پروویڈنٹ فنڈ پر، ہر چیز پر اثر پڑے گا. چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو. باجی بتا رہی تھی کہ میرین کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں. ہاں، اور کم از کم 2 لاکھ کا جہیز بھی. پھر مجھے نہیں چاہیے ایسے لوگ. میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، مہذب ہے، سلیقہ شعر ہے. کھانا پکانا، سینہ پرونا، آداب محفل، ہر چیز میں طاق ہے. اور کیا چاہیے ان لوگوں کو؟ بھائی جان، اب بیٹی کو گھر پہ تو نہیں بٹھائے رکھنا. اس کی عمر ماشاءاللہ. میں نے 2 دوستوں سے بات کی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ایسا رشتہ مل جائے گا جو جہیز نہیں، لڑکی کے گن دیکھے گا. بہت مشکل ہے بھائی جان، بہت مشکل ہے. اچھا، یوں کرتے ہیں کہ یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے. میرین بیٹی کی شادی میں کروں گا.
क्यों? तुम क्यों करोगे? मैं जिंदा नहीं हूं क्या? आप भी कैसी बातें करते हैं? आखिर जुबैर महरीन का मामू है। और ये कोई एहसान नहीं होगा। मेरे क्लेम में बाजी का हिस्सा भी बनता है। हम उस रकम से बिटिया की शादी कर देते हैं। इस पर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उस रकम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अपनी बहन से बात करो। दरवाजा जरा बंद कर दीजिए। बैठिए। आपके कमरे से मेरा ऑफिस 2 मिनट के फासले पर है और चपड़ासी मैंने 20 मिनट पहले आपको बुलाने के लिए भेजा था। जी वो कुछ तलबा बैठे थे मेरे पास, उनसे बात कर रहा था। फरमाइए। पर्चे देख लिया आपने? जी देख रहा हूँ। अभी 5-6 दिन और लगेंगे। दरअसल मैं हर पर्चे का एक एक लफ्ज पढ़ता हूँ। यही पता चला है मुझे। ये एक रोल नंबर है खालिद कमाल का। आप जानते हैं नहीं? जी 2 साल तक मेरा स्टूडेंट रहा है। इसके वालिद को भी जानते? जी नहीं, गालिबन सेंटर में कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। और उनकी ख्वाहिश है कि उनका बेटा इस दफा टॉप करे। उनकी ख्वाहिश से क्या होता है डॉक्टर मुशर्रफ? नंबर तो लड़के के पर्चे ने लेने हैं। मेरे ख्याल में भी इसी लड़के को टॉप करना चाहिए इस दफा। जी मैं समझा नहीं। मेरे ख्याल है मैंने बात खासी वाज़े तौर पर कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप खुद एक उस्ताद होकर ऐसी कोई। मुझे बहस नहीं चाहिए मिस्टर मुराद। आप उसके 80 नंबर लगा दें बस। ओके? लेकिन क्यों? मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं। ओके? एंड दिस इज माय ऑर्डर। आपका ये हुक्म गैर अखलाकी भी है और गैर कानूनी भी। आपको शायद किसी ने मुलाजमत के आदाब नहीं सिखाए मिस्टर मुराद, और शायद ये भी भूल रहे हैं कि मैं आपकी एग्जामिनरशिप भी खत्म कर सकता हूं। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैंने आज तक कभी किसी के नंबर नहीं बढ़ाए। आप 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। ओके? और मैंने अभी 16 साल सर्विस करना है। आज मैं किसी के काम आऊंगा तब भी कोई कल मेरे काम आएगा ना। मुझे तो इसी माशरे में रहना। ये एक नाजायज काम है डॉक्टर मुशर्रफ। आप हमेशा अमेरिका के हवाले दिया करते हैं। क्या वहां कोई उस्ताद ऐसी हरकत करने का तस्वुर भी कर सकता है? ओके ओके ओके, आई विल सी यू देन। आप अगर मुझ पर वक्त जाया करने की बजाय जिंदगी की अप्रोच के बारे में नजरसानी करें तो ज्यादा बेहतर होगा डॉक्टर मुशर्रफ। भाई मजमून तुमने खासी मेहनत से लिखा है, लेकिन इसमें कोटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये पता नहीं चलता कि तुम्हारा अपना नुक्ता नजर क्या है। देखो ना, तारीख महज वाकयात का मजमुआ नहीं होती। किसी खास वाक़े के पस मंजर में क्या मुहर्रिकात थे, उन्हें समझने की कोशिश करोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह जमानी और मकानी फासलों के बावजूद एक ही गूंज कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल में सुनाई देती। जी जी सर। अब ये देखो, इसके 5वें चैप्टर में जूलियस सीजर के अहद के एक शायर की नज्म है, जिसमें उसने अपने जमाने में सल्तनत रोम के ताराज किए हुए इलाके के लोगों से हमदर्दी का इजहार किया है। और ये देखो सर, इसमें हाँ फतेह उमर, क्या बात है? सर जी, डॉक्टर साहब हुक्म दे गए जी कि 4 बजे के बाद सवाए लाइब्रेरी के सारे कमरे बंद कर दीजिए, और ये कागज भी दिए जी, इस पर आपके साइन ले लें। अच्छा, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। वो तो आप चले गए जी, सुबह ही मुलाकात हो सकेगी।
دیکھیے مسٹر مراد، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جی۔ بدنامی باتیں میں سمجھا نہیں ڈاکٹر مشرف۔ یہ جو آپ گرل سٹوڈنٹس کو بٹھا کر اپنے گرد منڈلی جمائے رہتے ہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اوکے؟ وہ میں آپ یعنی آپ کا مطلب ہے؟ میرا مطلب تم اچھی طرح سے جانتے ہو اور میرے ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز؟ 20 سال ہو گئے مجھے یہاں آپ کے ساتھ پڑھاتے ہوئے، کیا کبھی کوئی میں نے بتایا تھا ڈاکٹر مشرف کو، مگر میرے پاس سٹوڈنٹس کی تحریری شکایات موجود ہیں، دکھاؤں؟ خدا کے لیے ڈاکٹر مشرف اپنی اس کمینی لڑائی میں سٹوڈنٹس کو ملوث نہ کرو۔ آج وہ تمہارے دباؤ یا لالچ میں آ کے میرے خلاف درخواست لکھ دیں گے، لیکن تم نے سوچا ہے کل تمہاری ٹیچرز کی پوری برادری کی کیا عزت ہوگی ان کی نظر میں؟ استاد کا رتبہ باپ سے بڑا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ڈاکٹر مشرف اس مقدس رشتے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ بس بس مراد علی، مجھے مزید بکواس نہیں چاہیے۔ تم ایک بوڑھے ناکارہ اور نالائق شخص ہو اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جس جھوٹے علم و فضل کا تم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے میں اسے اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ یہ جو تم سٹوڈنٹس کو اپنے گرد بٹھاتے ہو اور میرے خلاف سازشیں کرتے ہو، بہکاتے ہو میرے خلاف۔ میں تمہارے خلاف کیوں بہکاؤں گا؟ میں انہیں تمہارے خلاف؟ ڈاکٹر مشرف آپ کو سپرسیڈ جو کر گئے۔ خدا کے لیے مت کرو ایسی باتیں میرے بارے میں۔ تم سب جانتے ہو میں نے کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، میں یہاں صرف پڑھانے کے لیے آتا ہوں۔ بس بس مراد علی، تمہارا یہ ڈرامہ اب مزید نہیں چلے گا۔ میں نے سارا ریکارڈ چیک کیا ہے پچھلے سالوں کا۔ پچھلے سالوں میں وہی لڑکیاں فرسٹ آتی رہی ہیں، بہتر نمبر لیتی رہی ہیں، جو تمہارے گرد بیٹھتی رہی ہیں۔ جو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لے گا اسی کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ ایسی کون سی خاص بات ہے جو کلاس میں نہیں پڑھائی جا سکتی ہے، یا لائبریریز میں جن کے لیے کتابیں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم بھی یہی مضامین پڑھاتے ہیں، تم سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں ہم۔ میرا پڑھانے کا ایک اپنا طریقہ ہے ڈاکٹر۔ تمہارا طریقہ بالکل بکواس ہے مراد علی۔ تمہیں یہاں نہیں کسی پرائمری اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ تم فضول باتوں میں اپنا بھی وقت ضائع کر رہے اور ان سٹوڈنٹس کا بھی، اور تمہاری وجہ سے میرے سارے ڈپارٹمنٹ کا ڈسپلن خراب ہو رہا ہے، سمجھے؟ میں ایک ریزلٹ اورینٹڈ آدمی ہوں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایک ماڈل ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہوں، اور میں اس فریم ورک میں تم کہیں فٹ ان نہیں کرتے ہو۔ ڈاکٹر مشرف پلیز ذرا حوصلے سے کام لیں۔ نہیں
آج کیا دن ہے؟ جمعہ. پورے 2 دن بعد ہوش آیا آپ کو. نہ آتا تو اچھا تھا. ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فرق پڑے گا میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ کس کو فرق پڑے گا؟ تم 2-4 دن رو دھو لو گے، پھر صبر آ جائے گا. بیٹی اپنی دنیا میں خوش ہے، بیٹا اپنی دنیا میں. بس کتابیں ہیں نا. ہاں کتابیں، ان کا ڈر ہے کہیں ردی میں نہ چلی جائیں. آپ ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے آپ کچھ ہی دنوں میں بھلے چنگے ہو جائیں گے. You're a lucky man. مجھے نہیں پتا تھا تمہارے والد ہیں. اتنے پاپولر مریض بہت کم آتے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ She is my sister. Oh. دیکھو بیوی، میں نے خود انہیں ایک سیڈیٹیو دیا ہے. یہ بے ہوش نہیں، نیند میں ہے. کسی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ تھے، اس لیے. ہارٹ اٹیک کی دہشت ہی بڑی ہوتی ہے جی. ہاں مگر اب اللہ کا فضل ہے. He is completely out of danger. دیکھنا بیٹا، شاید انہیں ہوش آ رہا ہے. وہ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تم کب آئے؟ آج ہی پہنچا ہوں ابو. بڑی مشکل سے فلائٹ ملی ہے مجھے. السلام علیکم ابو. آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں پروفیسر صاحب. میں تو آپ کی ڈاک اور گلدستے دیکھ کر حیران رہ گیا. دفتر میں سارا دن فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے. ملک کے کونے کونے سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. لوگ آپ کی صحت کی دعائیں اور تمنائیں کر رہے ہیں. آخر کیا جادو ہے آپ کے پاس؟ سر کی تو شخصیت ہی جادو ہے ڈاکٹر صاحب. تو ایک مرتبہ ان کا شاگرد ہو گیا، بس تمام عمر کے لیے انہیں کا ہو کے رہ گیا. مجھے پہچانا سر آپ نے؟ 18 سال پہلے میں آپ کا شاگرد تھا سر. یاد آیا آپ کو؟ شمیم اختر. ہاں ہاں، وہ تمہارا ایک دوست ہوا کرتا تھا نا، اشرف شاہین. وہ آج کل کراچی ہوتا ہے سر، بزنس کر رہا ہے. ہاں یاد آیا، اس کا بھی ٹیلی فون آیا تھا. مدثر، دل لگ گیا بیٹا تمہارا وہاں؟ پڑھو بیٹا پڑھو، سیکھو وہاں سے، لیکن اپنے ملک میں واپس ضرور آنا. اور ایسے جیسے گھر آتے ہیں، دکان سمجھ کے نہیں. آج ان سب کو یہاں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ابو، آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا. آپ نے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک کیا تھا ابو کہ اپنے لوگ اپنے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور واپس آؤں گا ابو، اور جس طرح آپ نے کہا تھا ویسے ہی کروں گا. مبارک ہو پروفیسر صاحب، بہت بہت مبارک ہو. آپ یامین، تم جلدی سے تصویر بنا لو، میں سر سے انٹرویو کر لیتا ہوں. آپ لوگ پلیز ذرا اس طرف آ جائیں. بھائی صاحب ہوا کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ٹیلی پرنٹر پر خبر آئی ہے کہ اس بار یوم آزادی کے موقع پر پروفیسر مراد صاحب کو ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے. ستارہ امتیاز؟ جی.
यानी बगैर किसी सिफारिश के? सिफारिश? इनकी पूरी जिंदगी इनकी सिफारिश है जनाब। मुराद साहब प्लीज जरा मुस्कुराइए।